Very good morning to all of you. This is the Bodhi IAS PCS classes. We have completed the story of India, and the first part of Indian story, the ancient history of India, we have completed. Many things we have discussed in the previous videos. For example, उसमें हमने प्रिमिटिव स्टेज से जितनी भी ह्यूमन सिविलाइजेशन का जन्म हुआ है उसकी कहानी सुनाई। कैसे एक प्रिमिटिव कंडीशन से ह्यूमन बीइंग अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाया ह्यूमन सिविलाइजेशन में, उसकी कहानी थी। और आई होप आपको पसंद भी आई होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात जो एंशिएंट हिस्ट्री की रही वो ये रही कि उसने पूरे वर्ल्ड में और स्पेसिफिकली इंडिया में एक कल्चर, एक सिविलाइजेशन को इस्टेब्लिश कर दिया। ये अपने आप में एक बड़ी बात होती है। एक रिच कल्चर का होना, एक रिच सिविलाइजेशन का होना एक अचीवमेंट के तौर पर देखा जाना चाहिए। एंशिएंट हिस्ट्री में इंडिया ने वो मुकाम हासिल किया जिसे हम एक तरीके से गोल्डन एरा बोल सकते हैं, और अपने पीक पर भी पहुंची ये सिविलाइजेशन। एक एम्पायर का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, आउटस्टैंडिंग एम्पायर, मौर्यन एम्पायर। अगर हम एक अनब्रेकेबल चेन को के हिसाब से देखते हैं तो ये वैदिक कल्चर से स्टार्ट हुई थी। वैदिक कल्चर 1500 BC से लेकर 600 BC तक चला, और इस पर्टिकुलर टाइम में भी अलग अलग फेजेज हमने बताए अपनी कहानी में कि कैसे जो है एक रिलीजन बेस्ड सोसाइटी बनी इंडिया की सोसाइटी। आर्यंस आए और फिर यहाँ पर एक वेल इस्टेब्लिश सनातन धर्म का जो है इस्टेब्लिशमेंट हुआ। उसके बाद में लेटर वैदिक पीरियड में कुछ अपनी कमियों के साथ और कुछ अचीवमेंट के साथ जो है हम अपनी सिविलाइजेशन में आगे बढ़ते हैं। और हिस्टोरियन ने इस काल को सिविलाइजेशन ना कहकर कल्चर कहा है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है स्टूडेंट्स के लिए कि सिविलाइजेशन कल्चर का अपेक्ष रूप होती है। तो वैदिक कल्चर है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इस बात का ध्यान रखा जाए। तो लेटर वैदिक पीरियड में हमारी सोसाइटी में, जैसा कि आपको पहले कहानी में सुनाया था, कुछ कमियां और कुछ अचीवमेंट हमारे सोसाइटी में आई। उसके बाद में उन कमियों को दूर करने के लिए एक रिफॉर्मिस्ट, एक नहीं दो, और दो सिर्फ हम भारत के इतिहास और यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं कि हाँ, रिफॉर्मिस्ट सिचुएशन या रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट या रिलीजन भी कैन से, सिर्फ दो आए। मैंने आपको बताया था कि मोर देन 64 अलग अलग सेक्ट और संप्रदाय चल रहे थे भारत में आफ्टर लेटर वैदिक पीरियड। वो सिचुएशन इसलिए भी है क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, जैसे जैसे सोसाइटी में कमियां आती जाती हैं, तो उसका रिएक्शन भी उसी के पैरेलल आता जाता है। लेटर वैदिक पीरियड की सनातन धर्म में जो ब्राह्मणिज्म का रूप ले रहा था, उसके अंदर बहुत ज़्यादा कमियां आ रही थी, और उनके रिएक्शन के तौर पर भारत में दो अलग अलग रिलीजन का या फिर सेक्ट का या आइडियोलॉजीज़ का जन्म हुआ, जिन्हें हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म के रूप में जानते हैं। इसीलिए बौद्ध एंड रिलीजन को रिफॉर्मर रिलीजन कहा गया है, सुधारक रिलीजन। और ये बात मैंने आपको बताई थी सभी स्टूडेंट्स को कि जब भी आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसकी बैकग्राउंड को जानना बड़ा ज़रूरी होता है कि उसकी बैकग्राउंड क्या है। फिर आगे बढ़े हम, और 6th सेंचुरी BC में भारत ने एक बेहतरीन बैकग्राउंड तैयार की, ट्रेड एंड कॉमर्स की, इंडियन इकोनॉमी की और एक वेल्थनेस की। उसके बाद में
इंडिया में सिचुएशन वही बनी जैसा मैं आपको सिद्धांत के तौर पर बताता हूँ कि इकोनॉमी बराबर एम्पायर, कि इकोनॉमी इंडिया में प्रेजेंट रही, इकोनॉमी प्रेजेंट रही इन द फॉर्म ऑफ पोस्ट मौर्य पीरियड, लेकिन कोई बेहतरीन एम्पायर इस्टेब्लिश नहीं हो पाया था। ठीक है, तो जब भी ये कहानी रहेगी, इकोनॉमी रहेगी और एम्पायर प्रेजेंट नहीं रहेगा, तब तब भारत में फॉरेन इन्वेजन होगा। ये मैंने आपको बताया था। फॉरेन इन्वेजन के लिए सिर्फ एक बैकग्राउंड चाहिए, जो बैकग्राउंड बार बार आती है भारत के अंदर, और वो बैकग्राउंड है कि प्रोस्पेरिटी कैन नॉट सर्वाइव विद वीकनेस। कभी भी समृद्धि जो है कमजोरी के साथ सर्वाइव नहीं कर सकती। समृद्धि है तो उसके लिए सुरक्षा चाहिए। प्रोस्पेरिटी डायरेक्टली वीकनेस और स्ट्रेंथ से जुड़ी हुई है। जब भी हमारे देश के अंदर ये वीकनेस आई, एम्पायर ख़त्म हुए, तब तब फॉरेन इन्वेजन हुए। ऐसे एंशिएंट हिस्ट्री में मैंने आपको अलग अलग सेक्शंस बताए जो हम मेडिवल हिस्ट्री में भी देखेंगे। तो एंशिएंट हिस्ट्री में पोस्ट मौर्य पीरियड में एक ऐसी सिचुएशन रही जहां प्रोस्पेरिटी थी मगर एक वेल एस्टैब्लिश एम्पायर नहीं था, क्योंकि मौर्य पीरियड के बाद में, पोस्ट मौर्य पीरियड में अलग अलग फॉरेन लोगों ने जो है हमारे देश पर कब्जा किया और रूल किया। उसके बाद में मैंने आपको गुप्ता पीरियड की कहानी सुनाई, और गुप्ता पीरियड में मैंने बताया कि ये सोसाइटी के अंदर किस तरह से यू टर्न आया। फ्यूडलिज्म ने पैर जमाए, और ये जो शैतान है सामंतवाद, इसने पूरे समाज को बदल कर रख दिया। इतना बदला कि ये सोसाइटी आज तक जो है सीधी नहीं हो पाई। फ्यूडलिज्म बहुत बड़ा कर्स है इस पूरे वर्ल्ड के लिए, और जिसका जन्म जो है हम कह सकते हैं कि गुप्ता पीरियड में हुआ। और फिर ब्राह्मणिज्म अपने ऑर्थोडॉक्सी और सुपरस्टिशन के साथ में, कपोल कल्पनाओं के साथ में सबके सामने प्रस्तुत किया गया। उसको ब्राह्मणिज्म के रूप में देखा गया, जिसमें सोसाइटी के एक बहुत बड़े तबके को जो है स्लेव बनाने की कोशिश की, चाहे वो महिलाएं हों या शूद्र क्लास हो। और उसके बाद गुप्ता पीरियड के ख़त्म होने के बाद में पोस्ट गुप्ता पीरियड आया, और हर्षवर्धन के आते आते हिंदुस्तान की जो सेंट्रल पावर थी वो ख़त्म हो गई, और हर्षवर्धन वॉज द लास्ट किंग ऑफ इंडिया, जिसे हम कह सकते हैं कि हाँ, वो सेंट्रल पावर में था और हिंदुस्तान से बिलोंग करता था। फ्यूडलिज्म के बाद में ये जो पर्टिकुलर टाइम था, अब जो है राजपूत पीरियड को जो है हम मेडिवल हिस्ट्री में लेकर चलते हैं, और कहानी आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, उस कहानी का नाम है मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मध्यकालीन भारत का इतिहास। एंशिएंट हिस्ट्री से ही जुड़ा हुआ है, हर एक चेन जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इसलिए ये पूरी की पूरी कहानी मैंने आपको बता दी, रिमाइंड करा दी। आज की जो कहानी है वो भारत के मध्यकाल की है, जिसकी शुरुआत इस्लाम से होती है, और इसी के साथ में मैं राजपूत पीरियड भी आपका कंप्लीट कराऊंगा पैरेलली। लेकिन 570 AD एक बहुत बड़ी घटना इस पूरी पृथ्वी पर जमी। मैंने आपको बताया कि फ्यूडलिज्म, जिसे सामंतवाद कहा जाता है, वो ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ की जो वर्ल्ड है उसमें अपने पैर जमा रहा था, और उसकी जो इविल्स थी, उसके जो साइड इफ़ेक्ट थे, वो बहुत बड़े पैमाने पर सोसाइटी को एक्सप्लॉयटेड बना रहे थे। तो इसको जो है एक बहुत बेहतरीन राइटर ने कहा है कि जब पूरी दुनिया अंधकार में थी, द वर्ल्ड वॉज फुल ऑन सोरो, फुल ऑन डार्कनेस, तब जो है इस्लाम का जन्म हुआ उस पर्टिकुलर सिचुएशन में। तो ये तीसरा रिलीजन है, जो तीसरी पर्टिकुलर बैकग्राउंड है, जिसके बारे में मैं कहूँगा आपसे, बौद्ध
और जैन के बाद में कि ये भी, इसकी भी जो बैकग्राउंड है वो रिफॉर्मरिस्ट है। ये भी एक रिफॉर्मर रिलीजन के तौर पर जन्मा है। इसका कोई फंडामेंटल बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है, रिफॉर्मर है, एक तरीके का रिएक्शन है। तो आज मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ आपको इस्लाम की। देखिए, कहानी किसी भी चीज़ की जब सुनाई जाती है तो उसमें सबसे अहम मुद्दा ये होता है कि वो शुरू जहाँ से होनी चाहिए, बिल्कुल उसके बिल्कुल पीक पॉइंट से, और एंड तक उसका एक अपना चेन होना चाहिए। हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये है कि हम जब भी किसी रिलीजन को या इस्लाम को पढ़ाते हैं उसके ओरिजिन को नहीं बताते। हालांकि यूपीएससी ने बहुत बड़े पैमाने पर कोशिश की है वर्ल्ड हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री दोनों में ही, जिसमें हम मेडिवल हिस्ट्री को प्रॉफिट मोहम्मद से उठाते हैं, वहाँ से ही इस्लाम का उदय और इस्लामिक स्टेट जिसे हम इस्लामिक एम्पायर कहते हैं, वहाँ से एक तरीके से जन्म होता है मेडिवल हिस्ट्री का। इस रिलीजन के बारे में और इसके ओरिजिन के बारे में मैं एक छोटा सा जो है झलक डालना चाहता हूँ। मुझे मेरे गुरुजनों ने बताया था और आज मैं जो है इस वीडियो के माध्यम से आप सबको बता रहा हूँ, ठीक है। और जितना उन्होंने मुझे बताया, जितना मैंने पढ़ा इस रिलीजन के बारे में, उसका मैं सिर्फ 2 या 3% ही बता पाऊँगा, क्योंकि उन्होंने मुझसे बताया था कि मैंने 10% ही पढ़ा है। तो मैं जब आपको कन्वे करूँगा तो वो सिर्फ 2 या 3% ही पहुँच पाएगा आप तक। और कोई कपोल कल्पना नहीं है, किसी तरीके का कोई इज़्म नहीं है, किसी तरीके की कोई पॉलिटिकल रिलीजियस एजेंडा नहीं है। इस्लाम को बिल्कुल पानी की तरह मैं जो है पेश करने जा रहा हूँ, और उसमें बहुत सारी अच्छी बातें हैं, बहुत सारी बुरी बातें हैं, और कोई बहस का मुद्दा नहीं है। आप मेरी बातों से असहमत भी हो सकते हैं, डिसएग्री भी हो सकते हैं, लेकिन मेन मुद्दा जो है वो ये है कि आपको एक स्टोरी सुनाना, एक ऐसी स्टोरी सुनाना जो बेसिकली जहाँ से उसका जन्म होता है। तो मैंने आपको बताया कि इस्लाम का जो जन्म हुआ है वो फ्यूडलिज्म के अगेंस्ट हुआ है। इस्लाम का जन्म सऊदी अरब में हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि रिलीजन की जो बैकग्राउंड होती है उसमें ज्योग्राफी का अपना एक अहम रोल होता है। हमारा नेचर, हमारा एटीट्यूड भी ज्योग्राफी से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होता है। और उसी तरह से वर्ल्ड की एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको डाल रहा हूँ। ये ईस्ट है जिसमें इंडिया और चाइना एक अहम कंट्री के तौर पर देखे जाते हैं, और ये वेस्ट है जिसमें यूरोप या यूरोपियन कंट्रीज एक अहम सिविलाइजेशन के तौर पर देखे जाते हैं। इन दोनों के बीच में, इन दोनों को जो कनेक्ट करता है वो है सिल्क रूट। भारत में, वो पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री में सिल्क रूट का एक अहम रोल है। और आपको पता होगा कि चाइना इस सिल्क रूट पर फिर से दोबारा एक प्रोग्राम या फिर एक दोबारा जो है इनिशिएटिव ले रहा है, जो एक अहम इकोनॉमिक रिफॉर्म हो सकता है सिल्क रूट से जाने वाले कंट्रीज के लिए। सिल्क रूट का एक अहम रोल है भारत के और पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री में, इकोनॉमी में, स्पेसिफिकली 2 सब्जेक्ट्स में। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जब ईस्ट और वेस्ट को कनेक्ट करने वाला जो रूट है सिल्क रूट, इस बीच में कहीं ना कहीं सेंट्रल एशिया पड़ता है। सेंट्रल एशिया में किसी भी तरीके का कोई प्राइमिटिव या फिर नेचुरल रिसोर्स नहीं है। बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस हैं, डेजर्ट एरिया है, और कहीं कहीं है तो वो सब्सिस्टेंस इकोनॉमी के तौर पर कार्य करता है। तो इसका जो अहम इकोनॉमी हम कह सकते हैं वो ये है कि सिल्क रूट के या ट्रेड के ट्रांसफॉर्मेशन का, मतलब ट्रेड का जो ट्रांसफ़र होता है उससे रिलेटेड इकोनॉमी जो है यहाँ सर्वाइव करती है। तो उसमें कैमल्स हो गए, डोंकी हो गए, और ये जो गोट वगैरह होती हैं, इस तरीके के जानवर होते हैं, उनके माध्यम से ये सर्वाइव करते हैं। और सोसाइटी बहुत प्रिमिटिव स्टेज में थी, ट्राइबल स्टेज में थी। जब हम ट्राइब की बात करते हैं, कबीलों की बात करते हैं, जनजातीय इलाकों की बात करते हैं, तो दुनिया के अंदर जितने भी ट्राइब्स हैं उन ट्राइब्स के 90% जो
ट्रेडिशंस हैं वो मैच करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्राइब्स नेचुरल चीज़ों को बहुत ज़्यादा मानते हैं, पेड़ों की पूजा करते हैं या और अपने एंसेस्टर को अपना देवता मानते हैं। ये सारे के सारे फीचर हर एक जगह की ट्राइब में पाए जाते हैं, चाहे वो यूएसए के अंदर ट्राइब हो, साउथ अमेरिका में ट्राइब हो, या फिर मिडिल ईस्ट में ट्राइब हो, इंडिया में ट्राइब हो। तो उस तरह से ये पूरी की पूरी सेंट्रल एशिया का जो पूरा का पूरा सेगमेंट था ये ट्राइबल था। सारी की सारी एक तरीके से ट्राइब्स बटी हुई थी, और उस ट्राइब में मेन काम जो था वो क्या था कि डिसेंट काम था उसका, ट्रांसपोर्टेशन का। और डिसेंट के अलावा कुछ छोटे छोटे कबीले थे जो, जैसे कि कबीलों का काम होता है मारना, काटना, लूटना, प्लंडरिंग करना, जैसा कि हमने आपको बताया था इंडिया में ऋग्वेदिक पीरियड में। वही उसी तरीके की सिचुएशन जो है सेंट्रल एशिया में थी। सेंट्रल एशिया में जब ये सेंट्रल एशिया पूरी तरीके से जल रहा था, अलग अलग ट्राइबल्स आपस में लड़ रहे थे और दूसरी तरफ फ्यूडलिज्म अपने ताक पर था, तब जन्म होता है 570 एडी 570 ईस्वी में मोहम्मद साहब, मतलब प्रॉफिट मोहम्मद का। मक्का में जन्म हुआ है इनका। अब प्रॉफिट मोहम्मद हिस्टोरियन की नज़र में एक बहुत बड़े रिफॉर्मर हैं, बहुत बड़े। तो इनका जन्म होता है, और जैसा मैंने कहा आपसे कि दुनिया के अंदर जितने भी रिलीजन हैं उनका मेटाफिजिक्स एक ही है, सेंसेस टू कॉन्शियस। ठीक है, और वो सेंसेस टू कॉन्शियस का जो तरीका है उसका तरीका ज्योग्राफी पर डिपेंड करता है। बस इतना सा रिलीजन होता है। बाकी कौन सा रिलीजन इस दुनिया में पढ़ाया जाता है, किस तरह से पढ़ाया जाता है, ये सब चीज़ें हमारे समझ में आती नहीं। तो मेटाफिजिक्स इस्लाम का भी वही था। इस्लाम में जो पैगंबर पैदा हुए उनका नाम था प्रॉफिट मोहम्मद। 570 एडी में इनका जन्म हुआ, मक्का में जन्म हुआ, सऊदी अरब में एक जगह है। माता का नाम इनके अमीना था और पिताजी का नाम था अब्दुल्ला। और इनकी कुछ फैमिली बैकग्राउंड के बारे में मैं बता दूं कि चरवाहे और कुरैश कबीला इनका रहता था। तो कुरैश कबीले से जो है, ट्राइब से जो है बिलोंग करते हैं ये। देखिए ट्राइब बड़ी महत्वपूर्ण है। ये जब इस्लाम हम पढ़ते हैं या मेडिवल हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें ट्राइब बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इस्लाम से पहले भी ट्राइबल एरिया में बहुत अपने अपने सेगमेंट थे। अगर मैं आपको बात बताऊं कि 570 या फिर इसको 6th सेंचुरी BC एडी कहेंगे, 570 एडी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ज़्यादा पुराना टाइम नहीं है। इसीलिए इनको इस्लाम में या कुरान शरीफ में कहा गया कि ये जो है सबसे लेटेस्ट पैगंबर हैं, मैसेंजर हैं। क्योंकि अभी इनसे 570 साल पहले क्या हुआ होगा? जीसस का जन्म। तो जीसस का जन्म उससे 570 साल पहले हुआ है। तो आप लगा सकते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद का जन्म जो है कितने टाइम बाद हुआ है। ठीक है, भारत में गुप्ता पीरियड था और अपनी समृद्धि पर था, उस टाइम पर इस ट्राइबल एरिया में जो है प्रॉफिट मोहम्मद का जन्म हुआ है। इन चीज़ों को कंपेयर करना बड़ा ज़रूरी है, एक बात याद रखनी ज़रूरी है। ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कि इस्लाम से पहले कुछ नहीं था। इस्लाम में वो ट्राइबल्स बटे हुए थे, इसलिए ट्राइब का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। ट्राइब को समझना ज़रूरी है कि कौन कौन सी ट्राइब थी। तो प्रॉफिट मोहम्मद की जो ट्राइब थी उसका नाम था कुरैश, कुरैश कबीला। ऐसी बहुत सारी ट्राइब्स उस टाइम पर थीं और उनके अपने अपने रीति रिवाज थे। उन्हीं रीति रिवाजों, उन्हीं ट्रेडिशन कस्टम्स की वजह से वो आपस में लड़ते भी रहते थे। बहुत ज़्यादा जो है कह सकते हैं वॉयलेंट और कॉन्फ्लिक्ट था इस पूरे एरिया में, सेंट्रल एशिया में। तो अगर आप सोच के देखिए कि क्या सिचुएशन रही होगी इस टाइम की। ईस्ट में फ्यूडलिज्म है, वेस्ट में फ्यूडलिज्म है, और सेंट्रल एशिया में जो पर्टिकुलर ट्राइबल एरिया है वो आपस में लड़ रहा है, कट रहा है।
तो पूरा का पूरा जो अर्थ है, पूरा का पूरा प्लेनेट है, वो भभक रहा होगा इस टाइम। उसी सिचुएशन में जो है जन्म होता है प्रोफेट मोहम्मद का। तो माता जी का नाम अमीना और पिताजी का नाम अब्दुल्ला था, और इनकी ज़िंदगी में इनके चचा जो थे उनका बड़ा योगदान था, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, और उनका नाम भी यो है, आपको लिखना ज़रूरी है। उनका नाम था अबू तालिब, जिन्होंने उन्हें एक गाइडलाइन दी, एक अलग तरीके से जो है कभी ब्रेक डाउन नहीं होने दिया उनको। तो उनकी 2 पत्नियां थीं, और पत्नियों में जो सबसे इम्पोर्टेंट पत्नी थी उनकी, जिनका नाम था खादिजा बेगम। और खादिजा बेगम जो थी, इनके बारे में मैं बताऊंगा। दूसरी बेगम इनकी थी बेगम आयशा। देखिए, बेगम आयशा जो थी इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती हैं क्योंकि उन्होंने जो है इस्लाम के अंदर हदीस को लिखने में एक बहुत अहम रोल प्ले किया था। मैं आपको बता देता हूँ कि इस्लाम में कुरान शरीफ के अलावा एक हदीस होती है, ठीक है। हदीस क्या है? द मेथड टू लिविंग लाइफ, हाउ टू लिव, हाउ टू सिट, हाउ टू ड्रिंक, हाउ टू ईट, हर एक चीज़ हमें कैसे बिहेव करनी है ये हदीस में दिया जाता है, ठीक है। जैसे एक बहुत बढ़िया चीज़ जो है इसमें मैं पढ़ रहा था, हदीस से ली गई है कि भाई पानी जो है ना, पानी हमें बैठकर पीना चाहिए, ठीक है। और तरीका क्या है पानी पीने का, इसमें हदीस में बहुत शानदार तरीके से बताया गया है कि पानी को कभी पियो तो एक सांस में पियो और अलग अलग सांसों को तोड़कर पियो। तो हदीस कुछ नहीं है, इस्लाम के अंदर द वे ऑफ लिविंग है, रिलीजन का पार्ट है, कुरान शरीफ का हिस्सा है हदीस, ठीक है। तो उस टाइम का एक कोड बनाना बहुत बड़ी बात है। उसमें आयशा बेगम ने बहुत अहम रोल प्ले किया था, जो उनकी वाइफ थी, स्कॉलर थी। मेरे इस बात को बताने का रेलेवेंस क्या है, ये बात जाननी भी तो ज़रूरी है। मेरे इस बात को बताने का रेलेवेंस ये है कि यहाँ वुमेन एम्पावरमेंट था, और उनकी जो बेगम है दूसरी खादिजा बेगम, वो उनके साथ बैटलफील्ड में लड़ी थी, ये बताने का मेरा रेलेवेंस है। तो अरब में जो रिलीजन पैदा हुआ, अरब का पुराना नाम, जो सऊदी अरब का पुराना नाम था, उसका नाम था हिजाज। बार बार ये शब्द बार बार आता है, हिजाज। और जैसा मैंने आपको बताया कि हिजाज जो था वो ईस्ट एंड वेस्ट का एक मीटिंग पॉइंट था। आज भी देखोगे इस मैप को तो सऊदी अरब एक अलग सा टुकड़ा दिखाई देता है, ठीक है। ये जब आप इस तरीके से देखोगे, दिस इज़ द सऊदी अरब, ये हिजाज था, और यहाँ से ईस्ट और यहाँ से वेस्ट कनेक्ट होता था। तो सऊदी अरब एक तरीके का मीटिंग पॉइंट है, और स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रेड एंड कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पर्टिकुलर लैंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ठीक है। तो इसकी जो सब्सिस्टेंस इकोनॉमी थी, सर्वाइवल इकोनॉमी थी, उसके लिए मैंने आपको बताया कि जो ट्राइबल्स में होती है, एक तो वही थी, नेचुरल रिसोर्स पर डिपेंड करते थे ये लोग, सेफर्ड थे, चरवाहे थे, बकरियां पालते थे, ठीक है। बड़े लोग ऊंट वगैरह पाल लेते थे, डेजर्ट रीजन था। और दूसरा है कि सिल्क रूट के माध्यम से ईस्ट और वेस्ट को कनेक्ट होने के लिए जो ट्रेड चलता था, उसमें ट्रांसपोर्टेशन का एक अहम रोल प्ले करते थे। ये डिसिसेंसी थी सोसाइटी की, डिसिसेंस या डिसेंट लोग जो है इस पर्टिकुलर इन प्रोफेशंस को फॉलो करते थे, और नॉन डिसेंट जैसे सोसाइटी में आज तक पाए जाते हैं, वो लोग प्लंडरिंग करते थे, लूटते थे लोगों को। वो भी अपना एक समाज है, सोसाइटी है, लूटना, काटना, इकोनॉमी को उनका एक अलग तरीका है ट्राइबल का। तो ये ट्राइबल के फीचर्स जो हैं लगभग हमने आपको बताए थे।
उसके बाद में जिस तरीके की मैं बार बार ये सिचुएशन बता रहा हूँ, कुरान शरीफ में इसके लिए एक अल्फाज यूज किया गया है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि इस्लाम का जो प्रोफेट मोहम्मद थे इस्लाम के, इस ज़माने को कहा गया है ज़माने जाहिलियत। ज़माने जाहिलियत, इतनी जाहिलियत जो है पूरी की पूरी प्लेनेट पर थी और उसमें उनका जन्म हुआ, तो इसको कहा गया मतलब ज़माने जाहिलियत। और कबीले आपस में लड़ते थे, मूर्ति पूजा होती थी, 360 मूर्तियाँ, जिसमें कि 300 देवियों की मूर्तियाँ थीं। ये ट्राइबल्स अपने अपने रिलीजन को, अपने अपने एंसेस्टर्स को इस्टेब्लिश करने में लगे हुए थे और वर्ल्ड उस तरफ फ्यूडलिज्म से गुजर रहा था। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि ट्राइबल्स में ये आइडल वर्शिप जो है, इस पर बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है लोगों का। मूर्ति पूजा किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन से रिलेटेड नहीं है, पहली बात तो ये है। आइडल वर्शिप इज नॉट रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर रिलीजन। मूर्ति पूजा नॉर्मली हर एक ट्राइब में कहीं ना कहीं पाई जाती थी। अगर आइडल वर्शिप का मतलब ये नहीं है कि मूर्ति ही बनेगी, आइडल वर्शिप का मतलब ये है कि मैंने अपने परदादा के नाम का, दादा के नाम का एक पौधा लगाया उनके गुजर जाने के बाद, और उस पौधे को मैं प्रिजर्व किया, और कोई व्यक्ति आकर उस पौधे को काट दे तो मुझे उसे काटने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी, पौधे को नहीं, आदमी को काटने में। क्यों? क्योंकि मेरे सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये आइडल वर्शिप है। सिंबॉलिक रिलीजन या सिंबॉलिक आइडियोलॉजी डिपेंड्स अपॉन बट आइडल वर्शिप। हम कोई ना कोई सिंबल बना लेते हैं। अपने सलमान भाई का एक लॉकेट है ना, ब्रेसलेट, देखा होगा, बहुत अटैचमेंट है उन्हें उससे। प्रोड्यूसर डायरेक्टर कहते हैं भाई साहब इधर निकाल दो, मगर वो नहीं निकालते, हर मूवी में पहनते हैं। सिंबॉलिक अटैचमेंट क्या है ये? जहां सिंबॉलिक अटैचमेंट है वहां आइडल वर्शिप है। बेवकूफ़ी कहाँ है? बेवकूफ़ी यहाँ है कि बहुत सारे लोग पर्टिकुलरली हिंदू रिलीजन से रिलेटेड या किसी और रिलीजन से रिलेटेड वो सिर्फ ये कहते हैं कि आइडल वर्शिप मतलब हमारा रिलीजन। ठीक है, मिसकॉन्सेप्शन बिल्कुल रखना नहीं है। ट्राइबल्स में आइडल वर्शिप होना एक नेचुरल फिनोमिना है। उसमें किसी पर्टिकुलर एक रिलीजन ने ठेका नहीं ले रखा कि भाई वहीं मूर्ति पूजा होगी, किसी और जगह पर किसी और चीज़ को पूजा जा सकता है। बात समझ में आ गई? तो मैंने आपको बताया यहाँ 300 से ज़्यादा कबीले थे और 300 से ज़्यादा कबीलों में अलग अलग मूर्तियाँ पाई जाती थी और हर एक कबीला चाहता था कि पूरी दुनिया उसे पूजे, उसे माने, उसके सामने झुके। यही आइडल वर्शिप, ठीक है, यही काया कलेश था सेंट्रल एशिया में, और मोहम्मद साहब ने इसी कुरीति के ऊपर प्रहार किया। ठीक है, तो बेसिकली फ्यूडलिज्म और ये सब सिचुएशन जो कहलाई, वो कहलाई ज़माने जाहिलियत। क्या कहलाई? और फिर प्रोफेट मोहम्मद का जो कंट्रीब्यूशन रहा वो ये रहा कि उन्होंने इस ट्राइबलिज्म के क्लैश को ख़त्म कर दिया। ठीक है, जो होना बहुत ज़रूरी था। ये सारे के सारे ट्राइबल्स को एक करना ही इस्लाम की क्या थी? ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव। और एक वेल एस्टैब्लिश्ड वहाँ की ज्योग्राफी के हिसाब से वे ऑफ लाइफ प्रोवाइड कराना, आइडल वे ऑफ लाइफ प्रोवाइड कराना इस रिलीजन का क्या था? मेन ऑब्जेक्टिव था। और मोहम्मद साहब ने
अल्टीमेट वे प्रोवाइड कराया। जब भी कोई प्रॉफिट होता है उसका मेन मोटिव होता है क्या प्रोवाइड कराना? डायरेक्शन प्रोवाइड कराना अपने समाज को, अपनी सोसाइटी को, आगे आने वाली पीढ़ी को। इसीलिए इस्लाम को दो तरह से मैं पढ़ाता हूँ और इस्लामिक हिस्ट्री को दो तरह से पढ़ना चाहिए। ये तो मेरा इंट्रोडक्शन था जो मैंने आपको इस्लाम के लिए बताया। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस्लामिक एम्पायर को और इस्लाम को पढ़ने का वे क्या है। तो उसका सबसे आसान तरीका ये है कि इस्लाम जो है दो तरह से पढ़ा जाता है। एक तो वो इस्लाम जिसे प्रोफेट मोहम्मद का इस्लाम कहते हैं, ठीक है, जो लगभग मुग़ल पीरियड तक 1700 तक रहा और इस पूरे प्लेनेट पर इस्लाम का झंडा बुलंद रहा, क्योंकि डायरेक्शन किससे मिल रही थी? प्रोफेट मोहम्मद से। और फिर बाद में वहाबियों का इस्लाम, ठीक है, वो इस सेगमेंट में पढ़ाऊँगा जिसमें इस पूरे प्लेनेट पर सबसे बुरी स्थिति किसकी हो गई? मुसलमान की। क्राइसिस। ये दो पर्टिकुलर सेगमेंट हैं अलग अलग जो बेसिकली इस्लाम के लिए देखे जाते हैं। तो पहला पार्ट प्रॉफेट मोहम्मद का जो पार्ट रहा, जिसमें इस्लाम ने बहुत बेहतरीन मैसेज लिए, अल्टीमेट मैसेज लिए, और प्रॉफेट मोहम्मद की डायरेक्शन से उन्होंने इस पूरे प्लेनेट पर कब्जा कर लिया, हर जगह, ठीक है, क्योंकि क्या बहुत अच्छी थी, डायरेक्शन बहुत अच्छी थी। और उसके बाद की सिचुएशन आपको सबको पता है। 70s के टाइम पर फिर वहाबी आ गए और उसमें मूवमेंट चला और फिर इस्लाम को बदल के रख दिया, उसके दिमाग ख़राब कर दिया एक तरीके से लोगों का। इन दो पर्टिकुलर सेगमेंट में एक लाइन बड़ी अच्छी बोली जाती है, इसमें एक बहुत अच्छे हिस्टोरियन ने कही है कि दो तरीके के इस्लाम होते हैं, एक तो अल्लाह का इस्लाम और दूसरा होता है मुल्ला का इस्लाम, ठीक है। तो इस चीज़ को जो है मैं आपको दोनों तरीके से डिवीज़न करूँगा। हिस्ट्री को पढ़ाने के लिए भी दो ही सेगमेंट लिए जाएंगे, एक तो वो लोग जो प्रॉफेट मोहम्मद से इंस्पिरेशन लेंगे और एक वो लोग जो इस्लाम के फंडामेंटल रूट को भूलकर एक अलग वहाबी रूट पर चल चुके हैं। इन दोनों चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा आपकी इस कहानी में। तो पहली आपको जो क्वेश्चन डालना या हेडिंग डालनी चाहिए वो ये डालनी चाहिए, एक पार्ट, मतलब पहला पार्ट जो है ये है प्रॉफेट मोहम्मद का इस्लाम। 6th सेंचुरी AD से ये कहानी स्टार्ट होती है प्रॉफेट मोहम्मद की, और लोग बाग इस इस्लामिक हिस्ट्री से इंस्पिरेशन ले लेकर लगभग 15th सेंचुरी तक इस पूरे प्लेनेट पर झंडा गाड़ देते हैं। स्पेन, यूरोप, अफ्रीका, इंडिया, हर जगह इस्लाम का परचम लहर गया। कुछ तो था, कुछ ऐसी इंस्पिरेशन थी इस रिलीजन में जो मिडिवल हिस्ट्री के अंदर एक रेडिकल चेंज लेकर आई। और जैसा मैंने कहा कि जब आपकी डायरेक्शन अच्छी होती है तो जीत हमेशा आपकी होती है। तो डायरेक्शन प्रॉफेट मोहम्मद की थी, प्रॉफेट मोहम्मद के इस्लाम की थी, तो जीत तो होनी थी और हुई भी। समझना थोड़ा सा टिपिकल है इस्लाम को, लेकिन मैं कोशिश पूरी करूँगा। तो प्रॉफेट मोहम्मद के इस्लाम में बहुत बड़े पैमाने पर साम्राज्यवाद हुआ और इस इंपीरियलिज्म को अपेक्स तक पहुंचा दिया। ये है प्रॉफेट मोहम्मद का इस्लाम। अगर मैं बात करूं, जब इमरजेंस ऑफ इस्लाम हो रहा था तो
पूरे वर्ल्ड में, जैसे एक टाइम आता है, जैसे आज की डेट में सुपर पावर यूएसए है, कभी ब्रिटेन हुआ करता था, ऐसे ही मिडेवल हिस्ट्री में बगदाद, जिसका पुराना नाम मैं आपको बता देता हूँ, ब्याकुल अहिकमत एक जगह है बगदाद के अंदर। वहाँ जैसे कि आज की डेट में यूएसए में न्यूयॉर्क है, फिलाडेल्फिया है, ऐसे ही वहाँ पर एक जगह थी ब्याकुल हिकमत। ये जो है ब्याकुल हिकमत एक तरीके का टैलेंट को इमर्ज करने वाला एक स्थान था, इंस्टीट्यूट ऑफ टैलेंट ब्याकुल हिकमत। ऐसा ही टैलेंट का एक इंस्टीट्यूट जो है रॉकफिला में है यूएसए में आज की डेट में, जहाँ पर पूरी दुनिया का जो है टैलेंट्स को बुलाया जाता है विदाउट, मतलब कि विदाउट एनी बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन, कोई भी जा सकता है वहाँ पर। ऐसी ही एक जगह थी ब्याकुल हिकमत बगदाद में। और अराबियन नाइट्स की जो कहानियाँ आप सुनते हैं, देखते हैं, ये सब अली बाबा 40 चोर और क्या नाम है, चिराग किसका था भाई? अलाउद्दीन का था, अलादीन का चिराग। तभी तो कहूँ यार, टंग पे फिट ही नहीं बैठ रहा। अलादीन का चिराग, ये अराबियन नाइट्स की कहानियाँ पूरे वर्ल्ड में चलने लगी, लोग इंटरेस्ट लेने लगे। आप इस चीज़ से इसका जो है वर्चस्व देखिए, सर्वाइवल देखिए। आज की डेट में ट्रेंड है हॉलीवुड का, कभी ट्रेंड था ब्रिटेन के चार्ली चैपलिन का, ऐसे ही एक ट्रेंड हुआ मिडेवल हिस्ट्री में अराबियन नाइट्स का। अराबियन नाइट्स की कहानियाँ पूरे वर्ल्ड में चलने लगी और इस्लाम कितनी बड़े पैमाने पर एडवांस हो चुका था, इस चीज़ से आप समझ सकते हैं कि बगदाद में उस टाइम पर ब्याकुल हिकमत जैसी जो है सिचुएशन थी, और उसमें भी विदाउट एनी कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन कोई भी व्यक्ति जाकर अपने टैलेंट, अपने हुनर को जो है स्थापित कर सकता था। ठीक है। और फिर ये इसकी कहीं ना कहीं अचीवमेंट्स थी, एक झलक थी सोसाइटी की, कि सोसाइटी बहुत बड़े पैमाने पर सिविलाइज्ड हो रही थी। एक ऐसा ट्राइबल जो एक दूसरे को मारने खाने को तैयार थे, वो लोग अराबियन नाइट जैसी कहानियाँ लिख रहे थे। ये कितना बड़ा परिवर्तन है। ये है प्रॉफेट मोहम्मद का इस्लाम। और अगर मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड के बारे में बात करूं प्रॉफेट मोहम्मद की, तो प्रॉफेट मोहम्मद का जो उनको इनलाइटनमेंट मिला था, वो एक कैब में जाते थे, मतलब एक तरीके से ध्यान वो करते थे, और जाकर ऐसा कैंडिडेट ऑटोमेटिकली अकेला ही रहता है, जाकर बैठ जाते थे एक केब में। उसका नाम था हीरा, केब का नाम था हीरा केब्स। और उस केब में जो है वो ध्यान लगाते थे। ठीक है, सोचते थे। ध्यान तो सबसे पहली चीज़ है किसी भी व्यक्ति की। दुनिया में जितने भी प्रॉफिट हैं सब ने एक ही चीज़ की है, और वो क्या है? ध्यान। कनेक्शन बन गया उनका भी। तो केब में जब वो बैठते थे हीरा में, तो उसमें हीरा केब में एक बार उनका ध्यान लगा और उन्हें जो है दिव्य प्रकाश दिखाई दिया, जिसको कहा गया है जबरन नूर। ये जबरन नूर जो है मक्का की हीरा केब में कहा गया, और इसको मतलब इंग्लिश में कहेंगे माउंटेन ऑफ लाइट। ठीक है, माउंटेन ऑफ लाइट हीरा केब। तो ये जो जबरन नूर है, इसमें लाइट एक तरीके से उन्हें दिखाई दी, प्रकाश के रूप में जो है एक देवीय शक्ति दिखाई दी। दुनिया के अंदर कहा जाता है कि अभी तक जितनी भी बहुत बड़ी ऑलमाइटी को प्रदर्शित किया गया है, वो लाइट से प्रदर्शित किया गया है, एक प्रकाश से, दिव्य प्रकाश से जो है प्रदर्शित किया गया है। वही दिव्य प्रकाश जो है प्रॉफेट मोहम्मद को दिखाई दिया, इसको जबरन नूर कहा गया।
अब आप लगा सकते हैं कि कितनी सिमिलैरिटी है रिलीजन्स के अंदर। ना तो किसी ने ईश्वर को देखा था, ना किसी ने अल्लाह को देखा है। एक दिव्य प्रकाश की बात हर एक रिलीजन कोर सेक्शन में करता है, और वही दिव्य प्रकाश जो है प्रोफेट मोहम्मद अपनी कुरान शरीफ में जबरन नूर के तौर पर लिखते हैं। ठीक है, तो उनकी ज़िंदगी का ये पहला रेवलेशन कहलाया। रेवलेशन वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट, ये उनकी लाइफ का पहला रेवलेशन था। देखिए वर्ड जो है ना बहुत अहम होते हैं। रहस्योद्घाटन, कोई ऐसी चीज जो मतलब जिसका रहस्य हमें पता ही ना हो, ऐसा रेवलेशन। तो एक किताब, बहुत शानदार किताब है, इसको बोला जाता है सरा अल अलग। सरा अल अलग, अगर आपको स्पिरिचुअलिटी में कभी जाना हो तो इस किताब को ज़रूर पढ़िएगा ज़िंदगी में कभी, रिटायरमेंटरी के बाद। सरा अल अलग, इस किताब में फर्स्ट रेवलेशन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद डिस्क्राइब किया गया। क्या हुआ था आखिर, उस केव में हुआ क्या था, बिल्कुल डीपली डिस्क्राइब किया गया है। क्या महसूस किया था, क्या दिखा था, क्या हुआ था, एवरीथिंग सरा अल अलग। और ये जो शब्द है रेवलेशन, रहस्योद्घाटन, ये शब्द कुरान शरीफ में दिया गया स्पेसिफिकली। ऐसे ऐसे शब्दों का जन्म हमने, इजाद जो है हमने किया है, तो कहीं ना कहीं ये शब्द कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते होंगे। और फिर फर्स्ट रेवलेशन के बाद में कुरान शरीफ उनके जहन में उतरी। ये बात बहुत अहम है, कुरान शरीफ उनके जहन में उतरी। ना तो कुरान शरीफ पढ़ी गई, ना लिखी गई, बल्कि क्या हुई, ठीक है, उसमें इनबिल्ट हुई। ये चीज़ मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताई थी। अपराजो या अपराज जो किताबें थी, मैंने बताया था, जिनको लिखा नहीं गया है, जिनके अंदर डिवाइन थिंग पाई जाती है। देखिए, एक होता है लिखना, एक होता है क्रिएट करना, और एक होता है देखना। तो कहा जाता है कि ऋग्वेद में मंत्रों को, वेदों में मंत्रों को जो है देखा गया है। क्या किया गया है? देखा गया है। इसी तरीके से कुरान शरीफ की जो आयतें हैं उनको रेवलेशन के माध्यम से उनके जहन में उतारा गया है। ये कनेक्शन होता है। देखिए मैं आपको बता दूं, अब चाहे कैसा भी हो, कई बार स्वामी विवेकानंद के लिए भी कहा गया, स्वामी विवेकानंद की इंग्लिश अल्टीमेट थी, वर्ल्ड क्लास इंग्लिश बोलते थे, एक जरा सी मिस्टेक नहीं, इधर उधर कुछ नहीं। लोग दहल जाते थे उनको सुनकर। बोले ये आदमी कौन है भाई? क्योंकि ऐसा है कि हर चीज़ का अपना एक प्रोसेस है। हम परफेक्शन अगर प्राप्त करेंगे तो उसका अपना एक प्रोसेस है। हम गलतियां करेंगे, हमारी चीज़ों में परफेक्शन आने में समय लगेगा, तब भी हो सकता है कि हम उस अपेक्ष को प्राप्त ना करें। लेकिन कुछ लोग ये ऐसे हैं जिनके अंदर जरा सा भी कुछ भी किसी तरीके का कोई मिस्टेक नहीं, और ये पावर ऑफ ब्रेन या पावर ऑफ माइंड कह सकते हैं, या पकड़ कह सकते हैं, या कनेक्शन कह सकते हैं ऊपर वाले से, जिन्हें प्रिपरेशन की ज़रूरत ही नहीं होती। ऑन द स्पॉट हर चीज़ क्या करते हैं, वो बोलते हैं, आपको कन्वे करते हैं। उसी में कहा गया था स्वामी विवेकानंद की इंग्लिश को देखकर कि ये एक ऐसा लगा कि जैसे डिवाइन इंग्लिश हो उनकी, जैसे उन्होंने पढ़ी ना हो, सीखी ना हो, बल्कि क्या कर रहे हो वो, बल्कि सिर्फ और सिर्फ कन्वे कर रहे हो। मतलब मैजिक, मैं मैजिक चलाऊं किताब लिख जाए। ये पर्टिकुलर सेगमेंट जो है प्रॉफेट मोहम्मद की कुरान शरीफ में भी देखा गया।
ठीक है, अपराजय, अपराजय बोला था। जब उतारा जाता है तो दोनों में डिफरेंस है, एक लिखा जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, एक क्रिएट किया जाता है। याद रखना, क्रिएट भी किया जाता है। मैं कोई ऐसी बकलोली कहानी सुना दूंगा आपको, ये क्रिएट कर दिया, उसे तुम या तुम्हारे आने वाली पीढ़ी क्या कर दे, लिख दे। ये क्रिएट कर हो गया, ये क्रिएशन हो गया। लेकिन एक जो वास्तविकता हो, रियलिटी हो, और उसको पढ़ा लिखा या सोचा ना गया हो, बस आप तक ट्रांसफ़र कर दिया गया हो, यही है अप्रोच। कुरान भी ऐसी है, वेद भी ऐसे ही हैं, ठीक है। तो फाइनली प्रॉफेट मोहम्मद ने रेवलेशन लिया, और जो उस टाइम की सिचुएशन थी, कंडीशंस थी ख़राब, ट्राइबलिज्म था, फ्यूडलिज्म था, इन समस्याओं को दूर करने के तमाम बेइंतहा बेहतरीन तरीके कुरान शरीफ में मौजूद हैं। जब भी आप कुरान पढ़ें, आप दो चीज़ें ध्यान में रखें, एक तो फ्यूडलिज्म और एक ट्राइबलिज्म। ट्राइबलिज्म बदतमीजी, बेढंग, न रहने का तरीका, न खाने का तरीका, खाना बदोशी। और ट्राइबलिज्म को वे किसने दिया? इस्लाम ने। उसमें छोटी से छोटी गुंजाइश को भी सिविलाइज करने की कोशिश की। बोले लप्पो भर पानी है साहब, इसमें नहाएगा क्या इंसान और पिएगा क्या इंसान? ये बोले ऐसा है, वजू कर लो। क्या कर लो? वजू कर लो, आधे गिलास में हो जाएगी वजू। ये है इस्लाम। ट्राइबल को, एक ऐसे खाना बदोश जीवन को, एक बेहतरीन रॉयल लाइफ प्रोवाइड कराने वाला रिलीजन। कितने कम रिसोर्सेज होंगे, आप ध्यान से देखिए कभी एनालिसिस करके, कितने कम रिसोर्सेज होंगे उस टाइम पर। उन रिसोर्सेज में द वे ऑफ लाइफ, सिविलाइज्ड वे ऑफ लाइफ प्रोवाइड कराने की कोशिश है इस्लाम। यहाँ तो कोई बात नहीं, हर दूसरे जगह पर नदी बह रही है इंडिया में, जाकर डुबकी लगा लो। पहले बुजुर्ग क्या करते थे? यही करते थे, कॉटन का जो है कपड़ा लपेट के अपने बदन पर घूमते रहते थे, कभी इस गांव कभी उस गांव, जहाँ मौका मिला वहीं धोती को बांधी और नहा लिए, और नहा के फिर जो है थोड़ी सी दूर चले, धोती सूख गई उनकी। क्योंकि इंडिया है सर ये, ठीक है। पानी की तो अहमियत हमें पता ही नहीं है, और पता होगी भी क्यों, घाट घाट पर तो पानी मिला है हमें। लेकिन इस्लामिक लैंड ऐसी नहीं है। इसीलिए इस्लाम में जो मैंने आपको बताया था डे टू डे लाइफ रिलीजन का, वो इसने प्रोवाइड किया। इसलिए देखिए, मैं आपको बात बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात की गई इस्लाम के लिए। इस्लाम ने उन खाना बदोश लोगों को, क्रूर लोगों को, वाइल्ड लोगों को सभ्य बनाया, जो काम किसी रिलीजन के बस की बात नहीं थे। इस चीज़ को आप बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मैं आपको बार बार मेडिवल हिस्ट्री में बताऊंगा कि कितने क्रूर लोग थे ये, कितने कट्टरपन। चंगेज खान की बात आप सुन के देखिएगा, जितनों को मारता था वो उतनों की, ठीक है, स्केल्टन को अपने साथ में लेके चलता था, टांग कर। चंगेज खान, बहुत क्रूरता थी मिडिल ईस्ट में। तो दो पर्टिकुलर बातें थी, एक बात फ्यूडलिज्म की, एक ट्राइबलिज्म की। दोनों ही प्रॉब्लम को हैंडल करने का एक बेहतरीन तरीका प्रॉफेट मोहम्मद ने दिया। और उसके बाद एक लाइन जो है मैं बता रहा था, जो लिखनी है आपको, कि when the world was in the darkness, when the world was in the darkness of feudalism, then Muhammad comes up with the light of Islam.
विद द लाइट ऑफ इस्लाम। जिस दौर में दुनिया अंधकार में थी, सामंतवाद के अंधकार में थी, जिस दौर में दुनिया सामंतवाद के अंधकार में थी, उस समय प्रॉफेट मोहम्मद इस्लाम की रोशनी के साथ आए। और कुछ नहीं, सिर्फ 3 सिद्धांत दिए इस्लाम ने। आपको बताया था ना कि नेसेसिटी इज द इन्वेंशन ऑफ मदर ऑफ इन्वेंशन। भैया जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वही चीज़ इन्वेंट होगी, ठीक है। तो फ्यूडलिज्म को ख़त्म करने के सबसे आसान तरीके क्या है? वही सिद्धांत इस्लाम में दिए गए 3 सिद्धांत हैं। सिद्धांत नंबर 1, लिबर्टी, लिबर्टी, लिबर्टी। सिद्धांत नंबर 1 लिबर्टी, आज़ादी। सिद्धांत नंबर 2 इक्वालिटी, और सिद्धांत नंबर 3 फ्रेटर्निटी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेस है ये। बाद में इन्हीं पर्टिकुलर सिद्धांतों को फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो है उठाया गया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले ये तीनों का कोर सेक्शन जो हमें इस्लाम में मिलता है। ठीक है, ये बात अलग है कि वेस्ट वर्ल्ड ने जो है इन तीनों शब्दों का जो क्रेडिट है वो अपने ऊपर ले लिया, जिसको हम फ्रेंच रेवोल्यूशन कहते हैं। लेकिन ये रेवोल्यूशन बहुत पहले प्रॉफेट मोहम्मद ने की थी। लिबर्टी, इस्लाम में लिबर्टी कहाँ पर है? इस्लाम में लिबर्टी है कि मेरा सर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के आगे झुकेगा। इसके लिए आज़ादी चाहिए नहीं चाहिए? सामंतवाद में कहाँ झुकता है सर? जी हजूरी में। इसके लिए लिबर्टी चाहिए। मतलब ख़त्म करो ये ड्रामेबाजी, अल्लाह से बड़ी कोई शक्ति नहीं। फ्यूडलिज्म पर है प्रहार। फैक्टर नंबर 2 इक्वालिटी। इक्वालिटी किस चीज़ को प्रदर्शित कर रही है? कि सोसाइटी में, हर एक सोसाइटी के अंदर कास्ट, रिलीजन, क्रीड सब क्या है? ख़त्म। ठीक है, अभी बताऊंगा मैं इसका कितना बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है। कोई भी जाति नहीं, कोई भी सेक्ट नहीं किसी तरीके का, सिर्फ एक कौम, और वो क्या है? मुसलमान। इक्वालिटी, सबका स्टेटस बराबर। और तीसरा सेगमेंट फ्रेटर्निटी, क्या है? भाईचारा, बंधुत्व। बहुत बड़ी चीज़ है। सोसाइटी का बेस है ये बंधुत्व। सोसाइटी विदाउट फ्रेटर्निटी कैन नॉट सर्वाइव, कैन नॉट सर्वाइव। बंधुत्व बहुत बड़ी चीज़ होती है, याद रखना। समाज का कोर सेक्शन क्या है? फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी खत्म, फैमिली खत्म, फैमिली खत्म, सोसाइटी खत्म, सोसाइटी खत्म, कंट्री खत्म। फ्रेटर्निटी, बंधुता। तीनों प्रिंसिपल दिए गए इस्लाम में। महिलाओं की स्थिति बहुत ख़राब थी फ्यूडलिज्म में। मैंने बताया ईस्ट में क्या चल रहा था, सती सिस्टम जैसी सिचुएशन चल रही थी। महिलाओं को एजुकेशनल राइट चले गए, छोटी छोटी बच्चियों की शादी हो रही थी और उन्हें बेवा बना बनाकर जलाया जा रहा था। बहुत बुरी हालत थी, बहुत बुरा टाइम था ये।
और उस तरफ वेस्ट में क्या हो रहा था, विच हंटिंग। विच हंटिंग पढ़िए आप, वर्ल्ड हिस्ट्री में टॉपिक है, मैं यहाँ नहीं बता पाऊँगा। विच हंटिंग पढ़िए, कितनी बुरी रीति, ये एक तरीके की ट्रेडिशन है, कस्टम है विच हंटिंग। और चर्च का मोनोपोली, जिसको चाहे उसको ख़त्म करवा दे महिलाओं में, जिसको चाहे। एक कहानी है, अगर आपको मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, टिटिमा कहानी है। टिटिमा थी, एक लेडी थी टिटिमा, सेलेमा नामक एक गांव में की कहानी है, जहाँ से विच हंटिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, तो कभी आप मुझे बता दीजिएगा, वैसे ही बता दूंगा मैं। ये विच हंटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि वो इविल्स जो होती हैं, एक वर्ल्ड है अच्छाई का, देवी देवताओं का, ऊपर वाले का, परमेश्वर का, और एक बे है शैतानों का, इविल्स का। तो क्या होता है कि कभी कभी हमें अपनी ज़रूरतें पूरी करवाने के लिए हम शैतानों का भी सहारा ले सकते हैं, ऐसा कॉन्सेप्ट है। जैसे ऑन रिकॉर्ड मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं किसी तरीके की इन बातों को नहीं मानता, लेकिन आप सभी जानते हैं इल्यूमिनाटी के बारे में। इल्यूमिनाटी कॉन्सेप्ट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू विच हंटिंग। ठीक है, तो वहाँ से लिया गया है कॉन्सेप्ट ये। उसमें महिलाओं को किसी न किसी तरीके से पोजीशन ऑफ इविल्स को बता दिया जाता था, और उस महिला को जला के, जिंदा जलाकर मार दिया जाता था। यही एक तरीके से जो है कहानी थी। तो इस तरीके की सिचुएशन पूरे वर्ल्ड में चल रही थी। इन्हीं को ख़त्म, इन कुप्रथाओं को ख़त्म करने का एक बहुत आसान तरीका था इस्लाम। ठीक है, और आज तक ये 2500 साल तक जो है ये प्रथा रही है इस यूरोप के अंदर। सती प्रथा की अम्मा है ये विच हंटिंग, अगर कहूँ तो। क्यों? जिसको चाहो उसको जला दो, चर्च मोनोपोली। आप उस टाइम पर स्टेटस ऑफ वुमेन देखिएगा, मेंटल स्टेटस ऑफ वुमेन। वो महिला घर से बाहर निकलने को भी क्या होगी, डरेगी। मेरी वाइफ से लड़ाई हुई, मेरी 3000 रुपये मैंने पोप फादर को दिए और कहा कि बिच बना दो इसको। अब फिर उस महिला का क्या होगा? अब पोप फादर आएगा, उसके पोजीशन पर छिड़केगा, ये सब पोजीशन करेगा और ज़बरदस्ती उसको जलाकर राख कर दिया जाएगा। ये है विच हंटिंग। आप मेंटल स्टेटस देखिए उस टाइम की महिलाओं का, सोसाइटी का, और यूरोप का। सबसे बड़ी बात इसलिए पढ़िएगा, मैं वैसे वर्ल्ड हिस्ट्री में अगर जिक्र होगा तो बताएंगे विच हंटिंग के बारे में। बहुत बढ़िया बढ़िया कंट्री, फ्रांस, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, ठीक, हर जगह, ब्रिटेन, सब जगह विच हंटिंग थी, सब जगह। ठीक है, तो इसके बारे में जो है मैं आपको बता चुका हूँ, पहले भी हमारा जिक्र हुआ है। और भारत में आम आदमी की, शूद्रा की, महिलाओं की स्थिति ईस्ट में बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इन सारी सिचुएशन को, ठीक है, इस चीज़ को अगर आपको समझना है तो एक बहुत ही बेहतरीन किताब मैं आपको बता रहा हूँ। मोहम्मद गजनबी के साथ में, महमूद गजनबी के साथ में कैंडिडेट आया था, अल-बरूनी। बहुत बढ़िया, मज़ा आ जाएगा। इसको कहते हैं प्राइमरी रिसोर्स, प्राइमरी लिटरेचर। उस टाइम की सिचुएशन के टाइम पर लिखा हुआ कोई लिटरेचर प्राइमरी रिसोर्स है। अब उसे पढ़ के, अब ध्यान से समझिए, किताबुल हिंद उसकी किताब थी, जो भारत की और फ्यूडलिज्म की कंडीशन को बहुत अल्टीमेट तरीके से जो है क्या करती है, बयां करती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है किताबुल हिंद, बहुत बढ़िया, जिसको जो है अल-बरूनी ने लिखा था। मोहम्मद गजनबी के साथ में आया था वो, महमूद गजनबी के साथ में, और उसने बड़े अच्छे से डिस्क्राइब किया है एवरीथिंग। जो जो होता गया वो सब कुछ लिखता गया। इसको प्राइमरी लिटरेचर बोलते हैं। सबसे बढ़िया तरीका है इतिहास को और समाज को पढ़ने का, प्राइमरी लिटरेचर। आपको मौर्य पीरियड पढ़ना, मैगस्थनीज की इंडिका उठा लो,
चंद्रगुप्त के टाइम की सारी सिचुएशन आपको पता चल जाएगी, और कौटिल्य का अर्थशास्त्र उठा लो, ये 2 किताबों से मौर्य एम्पायर की क्या पता चल जाएगी, हमें कहानी पता चल जाएगी, अल्टीमेट ओरिजिनल। और थोड़ा कॉमन सेंस लगा लो, ऐसा नहीं कि कॉमन सेंस मत लगाना, वरना मेगास्थनीज तो फिर बुराई करता रह जाएगा और कौटिल्य भारत की अच्छाई करते रह जाएंगे। कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा प्राइमरी रिसोर्स के लिए। तो इसमें जो है बताया गया सब कुछ। महमूद गजनवी इंडिया में, महमूद गजनवी इज अ विलन, अफगानिस्तान में हीरो, सुपरस्टार। ठीक है, मैं आपको अफगानिस्तान के तरीके से भी बताऊंगा और इंडिया के तरीके से भी बताऊंगा महमूद गजनवी दोनों में कैसे पढ़ाया जाता है, बताया जाता है। फाइनली भारत के इतिहास में उसे क्या जगह दी गई है, ठीक है, वो भी जो है बताया जाएगा। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि इतिहास में हर करैक्टर से आपको सीखना है। हमारे लिए करैक्टर इम्पोर्टेंट है, उसके मैसेज इम्पोर्टेंट है। हमारे लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं कि कौन हमारे रिलीजन से है, कौन किसी गैर रिलीजन से है, किसकी आइडियोलॉजी हमसे मैच करती है, किसकी आइडियोलॉजी हमसे मैच नहीं करती है। हमें रैशनल रहना है, न्यूट्रल रहना है, और इसी रैशनलिटी और न्यूट्रलिटी के बेसिस पर मैं आपको महमूद गजनवी के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो इस्लाम के अंदर, जो भारत में इस्लाम को इस्टेब्लिश करने में इसका एक बहुत अहम रोल था। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, दोनों ही तरीके की कम्युनिटी भारत में हैं और दोनों ही कम्युनिटी सच बताने में असमर्थ रहती हैं, एक सच्चा इतिहास बताने में असमर्थ रहती हैं। मैं आपको सिर्फ कहानी सुनाऊंगा और आपको बस उसे सुनना है, बाद में सोचना है। मोहम्मद साहब ने जो पहली आयत दी, जो बहुत बेहतरीन आयत भी है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इसी को बताना जा रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है कि दुनिया में सिर्फ एक अल्लाह है और उसके सिर्फ एक रसूल है, मोहम्मद साहब। देखिए, ये जो यूनिफिकेशन है ना, ये बहुत बहुत दर्द देता है गैर इस्लामिस्ट लोगों को। उसके लिए मैं आपको बता दूं कि इस्लाम की कंडीशन थी ही ऐसी। पहली कंडीशन ये थी कि इतने सारे ट्राइबल लोगों को एक ही रिलीजन के नीचे लेकर आना, मतलब कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना है। अगर हम अमेंडमेंट, जस्ट लाइक गौतम बुद्धा, जस्ट लाइक ए हिंदू रिलीजन, अगर इस तरीके की अमेंडेबिलिटी अगर किस में होती, कुरान में या फिर इस्लाम में होती, तो ये रिलीजन कभी सर्वाइव नहीं करता। ये सर्वाइव किया है ऑन द बेसिस ऑफ सॉर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ रिजिडिटी, क्योंकि गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। समझ गए? ट्राइबल लोगों को जितने ब्रूटल होते हैं, वो एक सिद्धांत है लाइफ का, जितने आप ब्रूटल हैं, अगर आपसे ब्रूटल इंसान तुम्हें मिल जाए तो आप सिविलाइज्ड हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात कही थी हमारे गुरुजी ने कि कमीने तो सभी होते हैं ज़िंदगी में। अगर हम कमीने हैं और हमसे बड़ा कमीना हमें मिल जाए तो हम अच्छे हो जाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जितनी ब्रूटलिटी इस पर्टिकुलर एरिया में थी, जानवरों जैसे लोग थे, उस ब्रूटलिटी को सिविलाइज्ड में एक छत के नीचे, एक रिलीजन के नीचे लाने के लिए सिर्फ यही कॉन्सेप्ट था। बोले एक अल्लाह और एक रसूल। अगर जरा सी भी अमेंडेबिलिटी छोड़ देते तो हर एक कैंडिडेट अपने आप को प्रॉफिट मोहम्मद बताता वहाँ का। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और फिर सोसाइटी ऐसी नहीं होती है, उन्होंने रास्ता ही बंद कर दिया, अमेंडेबिलिटी ही बंद कर दिया, लेकिन फिर भी बाज नहीं आए लोग बाग। फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि फिर भी ये मजहब टूटा, शिया और सुन्नी में टूटा। और जिस चीज़ का डर था प्रॉफिट मोहम्मद को
इसलिए कभी भी आपको, कभी भी इस्लाम को समझते हुए, पढ़ते हुए, या किसी भी मुसलमान को जरा सा भी डाउट हो कि ये इतना रिजिड क्यों है, ये इतना यूनिफाइड क्यों है, क्यों सिर्फ एक अल्लाह, क्यों एक रसूल, क्यों एक रिलीजन, क्यों एक स्टेट, उसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन है, वहाँ के लोग। कौन? वहाँ के लोग, वहाँ की सिचुएशन। मैंने आपको बताया 300 से ज़्यादा ट्राइबल्स जब वहाँ पर रहेंगे और वो तलवारें लेकर खड़े होंगे कि हाँ भाई मेरे ये मेरे वो, उन्हें हैंडल कैसे किया जाएगा? उन्हें एक छत के नीचे लाया कैसे जाएगा? थ्रू द फ्रेटर्निटी, थ्रू द टिपिकल कॉन्सेप्ट एंड आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम। बोले यहाँ एक ही अल्लाह है और अल्लाह को भी किसी ने देखा नहीं है, मूर्ति पूजा के खिलाफ। क्या है वो? निरंकार है। क्या है? और दूसरी चीज बोली कि एक ही रसूल है, मैं हूं मैसेंजर। क्यों? क्योंकि जैसा प्रॉफिट मोहम्मद कर रहे हैं, ड्रामेबाजी तो बहुत चलती है ना सोसाइटी के अंदर, लोगों के अंदर दिमाग तो बहुत है। और मैंने बता दिया कि इनलाइटनमेंट की कोई पहचान नहीं होती। आज मुझे बैठा दो आप बाबा बनाकर, अच्छा खासा रोल प्ले कर देंगे थोड़ा बहुत। और मैं कह लूँ मेरे को जो भगवान अल्लाह से जो है कांटेक्ट है, और मैं फिर इस तरफ से अच्छा ये समस्या वो समस्या। ये जो प्रीस्ट क्लास है ना, ये बहुत चंट है हर सोसाइटी की। मुल्ला वर्ग, पुरोहित वर्ग, पंडित वर्ग, खतरनाक वर्ग है ये, बहुत चंट है ये। इनका कनेक्शन डायरेक्ट बन जाता है अल्लाह से, ऊपर वाले से, भगवान से। इसीलिए इस कनेक्शन को ख़त्म करने का सिद्धांत था इस्लाम में, यूनिफिकेशन। बोले मेरे बाद कोई रसूल नहीं होगा, मैं ही रसूल हूँ, मैं जो कह के जा रहा हूँ इस पर फॉलो कर लो। क्योंकि उन्हें पूरी संभावना लग रही थी कि मेरे जैसे पता नहीं कितने रसूल पैदा कर लेंगे ये लोग, फिर भी बाज नहीं आए, खलीफा पैदा करके ही माना उन्होंने। समझ गए? इसलिए कभी भी अगर आपको लगे कि इस्लाम में ये इतनी कट्टरता, इतना रिजिडिटी, इतना यूनिफिकेशन क्यों है, उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया है। उसका रीज़न यही है, समझ गए? और वो क्यों आखिर दरवाज़ा बंद करके गए? इंडिया बड़ा अलग कंट्री है, इंडिया में तो आगे तक का रास्ता नाप रखा। बोले अगले अवतार आएंगे, कल की अवतार आएंगे, ठीक है, 10वां अवतार है, लोग अवेटेड हैं, कमिंग सून, ठीक है। इस्लाम में बोला कि मेरे कदमों पर चलिए, ये रास्ता है, वरना डूम्सडे आपका इंतजार कर रहा है, कयामत का दिन, कयामत आने वाली है। समझ रहे हैं इसको? और फिर बाद में कहा, घोषित किया उन्होंने कि आई एम द लास्ट प्रॉफिट। कौन हूं मैं लास्ट पैगंबर हूं, लास्ट प्रॉफिट हूं। करना पड़ा, अगर नहीं करते ना तबाही हो जाती। समझ गए नहीं? क्योंकि उन्हें पता था लोग कैसे हैं, कौन अपने आप को प्रॉफिट कह के और कौन अपना कनेक्शन हीरा केप पर बैठकर जो कर दे, कुछ पता नहीं। फिर कहते रहना और संभालते रहना इन लोगों को, खतरनाक लोग हैं। नाराए एकदम अल्लाह अकबर, निकाल लो तलवार, यही है रास्ता। समझ में आ गई क्यों कहा उन्होंने कि आई एम द लास्ट प्रॉफिट? उसके बाद तो ये एक यूनिफिकेशन का एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और मैंने फिर आपको कहानी सुनाई
एक स्टोरी सुनाई थी, उसमें बताया था कि भाई आगे भी बताऊंगा ईमान और इस्लाम क्या है। मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था कि आपको पता है ईमान क्या है, व्हाट इज ईमान। बहुत बड़ी चीज़ होती है, दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ है, इस पर पूरा का पूरा रिलीजन टिका हुआ है, पूरी ह्यूमैनिटी टिकी हुई है, ठीक है। और फिर मैंने आपको बताया एक कहानी सुनाकर कि जितने भी ईमान वाले लोग होते हैं, मैसेंजर प्रॉफिट होते हैं, ये यूनिवर्सल संपर्क हो जाता है इनका, चाहे वो बुद्धा हो, गुरु गोविंद सिंह हो, नानक हो, कबीर हो, जितने भी लोग हैं इन सब का संपर्क हो जाता है और यूनिवर्स की हर एक चीज़ इन्हें पहचानती है, आइडेंटिफाई करती है। उसकी एक कहानी मैंने आपको सुनाई थी, प्रॉफेट मोहम्मद से जुड़ी हुई ऐसी बहुत सारी कहानियाँ मैंने आपको सुना दी। एक कहानी उनकी जो लास्ट में बता रहा हूँ, वो एक भेड़िए की थी। कुछ भेड़िए उनके पास आते हैं जब वो नमाज अदा करते हैं, और भेड़िए आकर उनसे कहते हैं कि आप हमारी मदद कीजिए, ठीक है। हमें जो है बहुत बुरा लगता है कि हम जितने भी ये शेफर्ड लोग हैं, चरवाहे हैं, इनकी बकरियां खा जाते हैं, हमें बहुत आत्मग्लानि होती है, हमें कोई रास्ता बताइए आप, भेड़िए। उसके बाद में जो है वो कहते हैं भाई ऐसी बात है तो चलो हम बात करते हैं। साहब होते हैं वो शेफर्ड जो हैं, क्या कहलाते हैं? साहब। जो साहब वर्ड है ना, मोहम्मद साहब, ये साहब शेफर्ड्स के लिए यूज़ किया गया। तो वहाँ के जितने साहब होते हैं उन्हें बोला गया, बोले ऐसे ऐसे है, बात डील की गई है, अब तुम्हारे पास कोई रास्ता है तो बताओ। ये कह रहे हैं कि खुद से ही आप अपने किसी भी बकरी को पहुँचा कीजिए, इससे उन्हें क्या नहीं होगी, आत्मग्लानि नहीं होगी। तो चरवाहे बोले ऐसा है, हम जिसे पालते हैं ना उसे अपने हाथ से नहीं पहुंचा सकते, ठीक है। उसके बाद में मोहम्मद साहब उनसे कहते हैं कि भाई ये डील है कि आज के बाद तुम जब शिकार करोगे तो वो तुम्हारा रिलीजन होगा, तुम्हारा नियत होगी वो, और बचाना जो होगी वो इनकी नियत होगी, ठीक है। शिकार करने की नियत उनकी और बचाने की नियत इनकी, इसमें आत्मग्लानि नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद में वो जब जाते हैं, ठीक है, तो उनको सजदा करके जाते हैं भेड़िए। इस तरीके की कहानियाँ दी गई। इन छोटी छोटी स्टोरीज़ के पीछे बहुत सारे मैसेज छिपे रहते हैं। मैसेज छिपा है कि एक तो सबसे बड़ा मैसेज यही है कि उनकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो पूरे यूनिवर्स में है। दूसरा मैसेज उनका ये छिपा हुआ है कि बेकसूर जानवरों से उन्हें कितना लगाव है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस्लाम में हो सकता है कि कहीं ना कहीं मिसकॉन्सेप्शन हो ज्योग्राफी के बेसिस पर, लेकिन ये एक बहुत अहम मुद्दा भी है एक तरीके का, कि इस्लाम के ड्रॉबैक्स को इस्लामिस्ट लोग ही ख़त्म करेंगे। तो उसका एक अहम रोल ये भी है कि वो कभी भी इनोसेंट जानवरों के पक्ष में नहीं थे, हमेशा उनको प्रिजर्व करने की उन्होंने बात कही। और इस स्टोरी से भी हमें यही देखने को मिलता है बार बार कि भाई इन छोटे छोटे इस्लामिस्ट त्योहारों पर, फेस्टिवल्स पर कहीं ना कहीं जो सेक्रीफाइस का सिस्टम है वो कहीं ना कहीं इनोसेंस को टारगेट करता है, उन बेजुबान जानवरों को जो है टारगेट करता है। तो ये वैसे मैं कुछ ऐसा नहीं कहना चाहता कि विवादित चीज़ों हों, वो सब चीज़ें ट्रेडिशनली हैं, लेकिन इंटेलेक्चुअल लोग जो हैं बहुत बढ़िया, वो कहीं ना कहीं कुरान के इस मैसेज को ज़रूर समझेंगे। और फिर आगे बढ़ते हैं। उनकी वाइफ के बारे में बता देता हूँ। खादीजा बेगम ने एक बैटल लिखी थी, बैटल ऑफ कॉन्सेड, ठीक है, उनके साथ में जो लड़ी थी और युद्ध में भागीदार उन्होंने लिया था। ये बैटल ऑफ कॉन्सेड,
हाँ, और फिर वक्त आता है, मोहम्मद साहब को बैटल करनी पड़ी। बिल्कुल, बहुत सारी बैटल्स लड़ी थी उन्होंने, ठीक है, और बैटल्स लड़नी पड़ी उनको। वो जो ट्राइबल लोग थे, शैतानी लोग, ठीक है, उनके लिए उन्होंने बे दिया था, उन्हें एक छत्र छाया में लाने का। एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि प्रॉफिट मोहम्मद प्रॉफिट के साथ साथ में उन्होंने एक किंगडम इस्टेब्लिश किया था, स्टेट इस्टेब्लिश किया था, जो मैं अभी बताऊंगा आपको। ये बहुत अलग चीज़ है, बहुत बड़ा काम किया उन्होंने, ठीक है। उस वाइल्ड सोसाइटी को किस में बदल दिया? सिविलाइज सोसाइटी में बदलने का काम किया था, ठीक है। और जैसा कि हर एक प्रॉफिट के बाद में होता है कि हर एक रिलीजन क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। ऐसा इस्लाम के साथ भी हुआ, और वो इस्लाम के साथ में हुआ शिया और सुन्नी के बीच में, ठीक है। तो शिया और सुन्नी का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। मोहम्मद साहब ने कहा आई एम द लास्ट प्रॉफिट, कहा, और लोग घबरा गए। लोगों ने कहा आप चले जाओगे, आपका ये राजपाट कौन संभालेगा, इस गद्दी को कौन संभालेगा, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। टेंशन हो गई। ओ पीछे बैठे, क्या नाम, महात्मा बुद्ध उनके साथ भी यही क्वेश्चन उठा था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। लेकिन ये किसी भी प्रॉफिट के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, और बहुत बड़ा क्वेश्चन था मोहम्मद साहब के लिए भी। तो मोहम्मद साहब ने काफ़ी ज़्यादा सोचा, और सोचने के बाद भी, याद रखिए मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि मोहम्मद साहब को मैंने बताया कि राजपाट भी था उनका, इसलिए मैंने बोला कि इस्लाम एक रिलीजन के साथ साथ में इस्लामिक स्टेट की स्थापना भी करता है, ठीक है, जो कि इस्टेब्लिश्ड बाय कौन था? मोहम्मद साहब। और यहीं पर ये जो पर्टिकुलर सेगमेंट है, यहीं पर जो है कहानी बनती है कैलिफ की, इमरजेंस ऑफ कैलिफ, खलीफा। इमरजेंस ऑफ इस्लामिक स्टेट से, हाँ जी, इस्लामिक स्टेट से। कैलिफ। देखिए अब होता क्या है कि जब उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है मोहम्मद साहब से, तो मोहम्मद साहब काफ़ी सोचने और विचारने के बाद में कहते हैं कि मेरा जो अगला उत्तराधिकारी होगा वो कैलिफ कहलाएगा, खलीफा कहलाएगा, और वो जो खलीफा होगा वो होगा हज़रत अबू बकर साहब। कौन? हज़रत अबू बकर साहब। ये जो कैंडिडेट है ये प्रपोज्ड बाय मोहम्मद साहब था, हिमसेल्फ, सॉरी, क्या नाम है? ठीक है। लेकिन हुआ क्या, वहीं पर कुछ लोगों ने हज़रत अबू बकर को खलीफा ना मानकर बाद में चुना हज़रत अली को अपना खलीफा। किसको? हज़रत अली को। अब जो हज़रत अबू बकर को अपना खलीफा मानते थे, जैसा प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा था, वो कहलाए सुन्नी। क्या? सुन्नी मतलब जिन्होंने सुनी हो बात, वही तो, जैसा कहा वैसा सुन लिया, तो वो क्या कहलाए? सुन्नी। और शिया जो नहीं, जो हज़रत अली को अपना जो है मोहम्मद वो मानते थे खलीफा, कैलिफ, वो कहलाए पार्टिसेंट्स, जिनको हम शिया के रूप में जानते हैं, अलगाववादी।
जी, अलगाववादी हिंदी में बोलेंगे। और इनको कहा गया शिया। मोहम्मद साहब के जाते ही इस रिलीजन में क्या हो गया, विभाजन हो गया शिया और सुन्नी के बीच में। ठीक है, प्रॉफेट मोहम्मद ने इस्लाम की पूरी की पूरी एम्पायर को एक डायरेक्शन दी थी। उस डायरेक्शन को मानते हुए लोगों ने काफ़ी मुकाम हासिल किया। हाँ, ये हजरत अली उसी टाइम पे आए थे, हजरत अबू बकर साहब हाँ जी, दामाद थे मोहम्मद साहब के। जी। हज़रत अली और हज़रत अबू बकर को मारने वाले जो लोग हैं, जिनको किसने सजेस्ट किया था, प्रॉफेट मोहम्मद ने सजेस्ट किया था। उनको अगर कैलिफ माना किन लोगों ने, तो वो लोग सुन्नी कहलाए। सुन्नी क्यों? जिन्होंने सुन ली हो बातें। किसकी सुनी? प्रॉफेट मोहम्मद की। और हज़रत अली जो उनके दामाद भी थे, ठीक है, हज़रत अली को कैलिफ मानने वाले लोग जो थे वो कहलाए शिया। और वो क्या कहलाए? पार्टिसेंट्स कहलाए, जिसको अलगाववादी बोलते हैं हिंदी में। तो वो क्या होंगे? ज़्यादा जो है क्रूर होंगे, ज़्यादा जो है एग्रेसिव होंगे। उन्होंने किसकी बात भी नहीं मानी? मोहम्मद साहब की बात भी नहीं मानी। तो आपने देखा होगा शिया मुस्लिम्स, ईरान में सबसे ज़्यादा 90% लोग रहते हैं शिया, एग्रेसिव लोग हैं। लखनऊ में भी शिया पाए जाते हैं, हमारे देश में लखनऊ में शिया पाए जाते हैं, आपको बता दें। ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद में मैं आपको बता दूं, इस्लाम को थोड़ा सा बहुत बोर वाला एक्सट्रीम रिलीजन है, उसके लिए मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ। किताबुल हिंद जो किताब है, किसकी? अल-बरूनी की। बहुत शानदार किताब है। कम्युनलिज्म को ख़त्म करने की पावर रखती है। कैसे जन्म हुआ इसका ये भी बताती है। और फिर भारत में इस्लाम को मैनिपुलेट किया गया और 90% इस्लामिस्ट लोग ही इस्लाम को नहीं समझ रहे। क्यों? क्योंकि ज्योग्राफिकल कंडीशन ने इस रिलीजन को थोड़ा एक्सट्रीम बनाया और थोड़ा वाइल्ड बनाया, थोड़ा रिजिड बनाया। उसके बाद में जगह जगह पर आयतों के माध्यम से मैसेज दिया गया टॉलरेंस का। किसका? टॉलरेंस का मैसेज कोई समझता ही नहीं है। मैंने आपको बताया कितना बड़ा टॉलरेंस है। एक आदमी तुम्हारे ऊपर कूड़ा डाल रहा है और जब वो बीमार पड़ गया उसके पूछने के लिए जा रहे हो। अगर इस्लाम के आज के नेचर के हिसाब से चलें तो उसकी तो गर्दन काट देनी चाहिए थी मोहम्मद साहब को, लेकिन मोहम्मद साहब ने ऐसा नहीं किया। टॉलरेंस नहीं है ये। इसके अलावा एक प्रूफ थोड़ी ना, हज़ारों प्रूफ हैं। जब वो लड़ाई करते थे तो किसी बेकसूर पर हाथ नहीं उठाते थे वो। और उसके अलावा जब एक कैंडिडेट था, बड़ी अच्छी स्टोरी है किताबुल हिंद में, तारिक जिब। एक बार एक कैंडिडेट ने उन्हें लहूलुहान कर दिया। बताया था मैंने, 2 पहाड़ों के बीच में लोग थे और बहुत बुरी तरीके से बेहोश हो गए। और वहाँ पर एक फरिश्ता था जिब्राइल नाम का। तो वो कहता है कि कहो तो तुम निचोड़ दें इन्हें, लेकिन बोले नहीं। उनके लिए दुआ की। इसको बोला गया, उन्होंने अपने हाथ उठाए और कहा कि भगवान इनको, अल्लाह इनको क्या दे? सद्बुद्धि दे। क्या दे? ये टॉलरेंस नहीं है तो क्या है? ये तमाम ऐसे सेगमेंट हैं जहाँ पर कुरान शरीफ की आयतें और स्टोरीज ये बताती हैं कि रिलीजन को मैनिपुलेट किया गया है। लेकिन इंटरप्रिटेशन का जो हक है, जो हर किसी रिलीजन में होता है, वो किसको होता है? प्रीस्ट को। और प्रीस्ट होते हैं बदतमीज। वो अपने दिमाग के अनुसार चलते हैं, अपने आइडियाज़ के अनुसार चलते हैं। मैंने आपको बताया ना, ट्रंक एक ही होता है, मैसेज छिपा हुआ है हर चीज़ में। वो मैसेज अगर आपको मिल जाए, आप प्रॉफिट बन जाए। हर एक रिलीजन में मैसेज छिपा हुआ है। आप समझ जाइएगा। मैं तभी आपको कहता हूँ कि आप प्लीज़ रिलीजन पढ़िए।
अपना कोई सा भी रिलीजन पढ़िए, हर किसी में एक ही मैसेज छिपा हुआ है, एक ही। वो तो ये सब देन किसकी है? प्रॉफिट प्रीस्ट की है, जिन्होंने कहानी बिगाड़ दी रिलीजन्स की A to Z। वो ऐसे मैसेज उठाएंगे, बस आपको बताऊंगा कैसे कैसे अल्फाज जो है यूज करते हैं ये लोग। भैया खलीफा वाला प्रीस्ट ऑफ इस्लाम हैं? खलीफा वाला प्रीस्ट ऑफ इस्लाम जी, सबसे बड़ा प्रीस्ट। Sir, then why Shia think that they are superior while Sunnis? according to this Sunni are the superior because he मतलब उन्होंने जो मोहम्मद साहब की बात मानी। देयर इज नो सुपीरियर और इन्फीरियर इन द इस्लाम। इस्लाम हैज़ द बेसिक रूट इज इक्वालिटी। तो जहाँ इक्वालिटी की बात होती है वहाँ सुपीरियर इन्फीरियर कुछ नहीं है। बहुत बताया हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ। इस्लाम में हर एक कैंडिडेट काफिर, और हर एक काफिर को क्या बनना होता है? मुसलमान बनना होता है। मैं इस बात को बताऊँगा आपको, ठीक है। मेरी ज़िंदगी में सिर्फ एक आदमी ने कहा, और वो इतना शानदार कहा कि मैं उसका कायल हो गया। मैं हर किसी से पूछता हूँ कौन हो तुम, वो कहता है मुसलमान। सिर्फ एक आदमी ने कहा कि अभी तो कोई नहीं हूँ, मुसलमान बनने की कोशिश कर रहा हूँ। समझ रहे हो नहीं? बहुत कितनी गहरी बात है ये, आपको समझाऊंगा मैं। मुसलमान तो बनना होता है साहब, मुसलमान कोई होता नहीं है। सब क्या होते हैं? सब काफिर होते हैं। कुरान शरीफ तो यही कहती है, प्रॉफेट मोहम्मद का इस्लाम तो यही कहता है। हर एक आदमी काफिर पैदा होता है, और क्या बनना होगा उसे? मुसलमान बनना होता है। और मुसलमान मतलब अब मैं आपको क्या बताऊं, मुसलमान बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। एनलाइटनमेंट इज कॉल्ड मुसलमान। अ कैंडिडेट हु हैज अ ईमान, मुसल्लम प्लस ईमान को मुसलमान कहा जाता है। अ कैंडिडेट हैज़ ईमान। और मैंने आपसे पहले क्वेश्चन पूछा था कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ईमान क्या है? ऑनेस्टी क्या है? और आप यूट्यूब सर्च कर लो, गूगल सर्च कर लो, ईमान का प्रॉपर डेफिनेशन नहीं मिलेगा आपको कि ईमान क्या है। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? तो वो मैं आपको बताऊंगा। अभी फ़िलहाल आप इतना समझिए कि इसमें लिबरलिज्म है। और मैं आपको 2 स्टोरी बताता हूँ बहुत बढ़िया, कि इस्लाम को सबसे बेहतरीन समझा सूफ़ी संत ने। किसने? सबसे अल्टीमेट समझा सूफ़ी संत ने, सबसे बढ़िया। यही इस्लाम, उनका जो इस्लाम है वही रियल इस्लाम है, ठीक है। उसके अलावा भारत में एक बेहतरीन अल्टीमेट स्टोरी है, गुरु गोविंद सिंह और औरंगजेब के बीच की कहानी है ये। गुरु गोविंद सिंह पठानकोट वाले एरिया में, पाकिस्तान के पास में पठानकोट पता होगा, अटैक हुआ था पिछले कई साल पहले, वहाँ जा रहे थे। और गुरु गोविंद सिंह जब जा रहे थे छुपते छुपाते, औरंगजेब की सेना पीछे लगी हुई थी, तो वे एक मुसलमान के घर पर रुके, ठीक है। और जिस मुसलमान के घर पर रुके, उस मुसलमान ने उन्हें पनाह दी और बोले कि अपनी जान दे दूंगा लेकिन तुम्हें बताऊंगा नहीं। एक मुसलमान की क्या है ये? जुबान है। गुरु गोविंद सिंह ने यकीन कर लिया। और जब सेना नज़दीक आ गई और जब वो उसको तलाशने लगी, तो उस कैंडिडेट ने, आप सोच के देखिए, ऐसा एग्जाम्पल मुझे पूरे इतिहास में कहीं नहीं मिला। उस कैंडिडेट ने अपनी जवान लड़की के साथ में गुरु गोविंद सिंह को सुला दिया, एक ही बिस्तर पर। और जब उसके रूम में पहुंचा वो सैनिक, तो उसने पूछा कि ये मेरी बेटी है। सैनिक चले गए। आप इस मैसेज को समझिए। गुरु गोविंद सिंह, औरंगजेब, सिख रिलीजन, इस्लाम, और क्या किया उसने? ये है इस्लाम। इतनी कैपेसिटी तो हो हजम करने की इस्लाम को, समझे भी तो कोई।
कोई नहीं समझ रहा। और इसके बाद में भारत के अंदर जो लहर आई सूफिज्म की, उसने ऐसे प्रहार किए, फ्यूडलिज्म को छलनी कर दिया उसने, ठीक है। एक बहुत इम्पोर्टेंट सूफी संत हैं, उनका नाम याद मुझे नहीं आ रहा है किसी वजह से, शेख अब्दानी। मुहिद्दीन चिश्ती की जो सड़क है एक अजमेर में, वहाँ पर शेख हमदानी नाम के जो है एक सूफी संत जा रहे थे। बहुत बढ़िया सूफी संत थे ये शेख हमदानी। उनकी दूसरी स्टोरी सुना रहा हूँ इंडिया की। तो जब वो जा रहे थे तो वो जब जाते थे तो गाना गाते हुए जाते थे, 2-3 चेले उनके साथ में जाते थे। आज भी ऐसे ही जाते हैं सूफी संत। तो उस टाइम पर जब निकल के जा रहे थे तो अचानक मार्केट में पहुँचे अजमेर की, और अजमेर की मार्केट में अचानक लकड़ी बजाने की आवाज़ आने लगी। इस तरीके से जो लकड़ी बजती है, आवाज़ आने लगी और सारी दुकानें शटर गिराने लगे लोग, भागने लगे जैसे कि पता नहीं कौन सी वबा आ रही है। और जैसे जैसे लकड़ी की आवाज़ नज़दीक आती गई, लोगों की सांसें बढ़ रही थी। सारा मार्केट 2 मिनट में खाली, ठीक है। अब ये शेख हमदानी जो है, ये जो है नए नए आए हिंदुस्तान में, बोले यार ये कैसी चीज़ है, एक आदमी दूर से दिख रहा है, एक आदमी आ रहा, सारे के सारे लोग भाग गए, ऐसा भी क्या है इस कैंडिडेट में, मैं भी तो देखूं। तो वो व्यक्ति जो है बजाते हुए आ रहा, और बजाते हुए वो बोला कि भैया बच जाओ, ठीक है, मैं अनटचेबल हूँ, बच जाओ, तुम्हें शायद पता नहीं है, नए आए हो शहर में, समझ गए। बोले ऐसा तुम में क्या है, कौन से सींग लगे हुए हैं तुम्हारे अंदर। तो सबको भाग गए, सब भाग गए। बोले मुझसे दूर रहो, मुझे देखना भी मत, अगर आपने मुझे देख भी लिया तो तुम्हारी दृष्टि क्या हो जाएगी, ठीक है, अस्पर्श हो जाएगी, गंदी हो जाएगी, इसलिए भाई बच कर रहो, तुम देखो मत मेरी तरफ, ठीक है। शेख हमदानी बोले, और उसके पीछे उसकी महिला भी चल रही थी, बाइक भी चल रही थी, जिसके हाथ में एक छोटा बच्चा था जो रो रहा था, और वो दोनों बड़ी तेज जा रहे थे। बोले हमारा बेटा मरने वाला है और इसे प्यास लगी हुई है, अजमेर में तुम्हें पता है पानी की क्राइसिस, प्यास लगी हुई है, और हमारा जो पानी पीने का है वो बहुत दूर पड़ेगा, यहाँ पे अनटचेबल्स का कुआं अलग होता था, आपको पता है, और यहाँ अगर हम पी लें तो हम अनटचेबल है, हम पी नहीं सकते, और वहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये बच्चा मर जाएगा, इसलिए हमें बहुत तेज़ जा रहे थे, वो हमें जाने दो। शेख हमदानी बोले रुको, और अपने जो वो था, क्या कहते हैं उसको, जिसमें पानी पीते हैं, वो क्या क्या कहलाता है वो, हाँ, मस्का, उसको दिया, और उसको देने के बाद में पानी पिलाया उसे, और फिर बोला कि भाई हमारा जो मज़हब है, हमारा जो धर्म है, उसके हिसाब से तो एक ही जाति है पूरी दुनिया के अंदर, वो है ह्यूमन जाति, इस्लामी, और ऐसा हमने पहले कभी नहीं देखा। और फिर अनटचेबल सेक्शन को जो है ये कहानी प्रदर्शित करती है। वो उस बच्चे को पानी भी पिलाते हैं अपने उसी मस्के से, और पानी पिलाकर खाना भी खिलाते हैं, प्रिजर्व भी करते हैं उसे, सीने से भी लगाते हैं उसे, और कहते हैं कि भाई ऐसा किसी भी तरीके का कोई प्रोविज़न ऊपर वाला किसी व्यक्ति के साथ नहीं करेगा कि उसके साथ में दोयम या सेकेंडरी दर्जे का जो है व्यवहार किया जाए, ठीक है। हम तुम्हें अपने जो उनका क्या कहते हैं सूफी संत का जो वो होता है, ट्राइब जो होता है, उसमें कबूला उन्होंने, और उसे कन्वर्ट किया, लोग वो खुद ही कन्वर्ट हो गए, ठीक है। तो देश के अंदर जो इतने सारे मुसलमान बने हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोज से बने हैं, ऐसे ही पॉपुलेशन नहीं बन गई मुसलमान इस देश की या फिर पाकिस्तान की, कोई रीजन है,
वो रीजन फ्यूडलिज्म तो नहीं है, ये चीज़ भी समझनी है। जब देखो इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझ जाओ, ये बहुत बढ़िया बात हमारा देश का संविधान कहता है कि जब भी आपको लगे कि आपका रिलीजन आपके ऊपर काम नहीं कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, चाहे वो हिंदू रिलीजन हो, बौद्ध रिलीजन हो, जैन हो, इस्लाम हो, इटसेल्फ कोई भी रिलीजन, अगर आपको उसका फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा है आप उसे बड़े आसानी से छोड़ सकते हैं। भारत के संविधान में बड़ी यही सेकुलरिज्म तो है। अगर आपको इस्लाम समझ में नहीं आ रहा, हिंदू धर्म ज़्यादा पसंद आ रहा है, आप उसे फॉलो कर लो, बल्कि मेरे हिसाब से तो चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, फॉलो ही कर लो। समझ रहे हैं कौन सा ऑफिशियल चीज़ है? भैया कहीं ये ऑप्शन है कि कोई सा रिलीजन एक्सेप्ट ना? बिल्कुल ऑप्शन है, आप नास्तिक हो सकते हैं, आप नास्तिक हो सकते हैं। बहुत बहुत टॉलरेंस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो फिर ये इस तरीके का इस्लाम है, ये इस्लाम जो कहलाया ये प्रॉफेट मोहम्मद का इस्लाम कहलाया। कौन सा? ठीक है, इसको कहा जाता है ध्यान का इस्लाम, इसको कहा जाता है ईमान का इस्लाम, और इसको कहा जाता है प्रॉफेट मोहम्मद का इस्लाम।